चतुर्थ क्रियाकलाप वे क्रियाकलाप होती हैं जिनमें इंफॉर्मेशन और नॉलेज की वजह से या नॉलेज से जानकारी दी जाती है, या नॉलेज से ही इस अर्थव्यवस्था या नॉलेज से ही इस सेक्टर को जाना जाता है। तो मेरा नाम है राम कुमार सोनी, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 12 का अध्याय 6 चतुर्थ क्रियाकलाप। इसमें चतुर्थ क्रियाकलाप में क्या आते हैं? चतुर्थ क्रियाकलाप में परामर्शदाता आते हैं, पर चतुर्थ क्रियाकलाप में इंफॉर्मेशन आती है। इसमें चतुर्थ क्रियाकलाप ये अब एक है तृतीय और एक है चतुर्थक। इसमें हाई नॉलेज पर्सन आते हैं। कौन? जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के वकील, इसी प्रकार प्रधानमंत्री। जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो चतुर्थ क्रियाकलाप में आते हैं। चाहे वो जिला का कलेक्टर हो, चाहे वो स्कूल का प्रिंसिपल हो, चाहे वह कॉलेज का प्रिंसिपल हो, इसी प्रकार देश का कोई एक राजनेता हो, सांसद हो, वह किस में आते हैं? जो सभी जनताओं के हित में सोचते हैं, सभी जनताओं का डिसीजन होता है, उनको कहते हैं चतुर्थ क्रियाकलाप। ये बहुत ही विशिष्टीकृत तथा जटिल प्रकार के क्रियाकलाप हैं जिनका संबंध ज्ञान या नॉलेज से संबंधित क्रियाकलापों से है, जैसे शिक्षा, सूचना, शोध विकास, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। चतुर्थक शब्द से तात्पर्य उन उच्च बौद्धिक व्यवसायों से है जिनका दायित्व चिंतन, शोध, विकास के लिए नए विचारकों की देन है। जैसे जब कोई व्यक्ति PhD करता है या शोध करता है या किसी भी विषय पर चिंतन करता है तो वह किस सेक्टर में आएगा? वह आएगा चतुर्थक सेक्टर में। इस क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? इस क्षेत्र में आते हैं वकील, उच्च परामर्शदाता, उच्च रिसर्चर R&D, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कार्य करते हैं। जैसे कि यह R&D सेक्टर में आता है, यह एक रिसर्च का कार्य किया जा रहा है इनके द्वारा एक रिसर्च का कार्य किया जा रहा है। अब है संचार। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जानकारी पहुंचाने को व्यवस्था को संचार कहा जाता है। संचार विकास और जीवन स्तर सुधारने में अहम भूमिका निभाता है। संचार के प्रकार। अब पहले के समय में जब प्राचीन काल था तो तब संचार की व्यवस्था थी ही नहीं। प्राचीन काल में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश भेजने के लिए खुद ही जाते थे और उसके बाद थोड़ी संचार सुविधा उपलब्ध हुई। लेकिन वर्तमान समय में संचार की बहुत अधिक सुविधा है। कहीं पर भी किसी भी देश में किसी भी समय पर संचार मेला भेजा जा सकता है। आजकल गूगल के द्वारा जीमेल, ChatGPT संचार के बहुत अधिक अच्छे साधन हैं। ChatGPT से भी आजकल जो मेल होता है या जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत अधिक सटीकता से प्राप्त की जा सकती है। और संचार के अंतर्गत वर्तमान समय में जैसे इंटरनेट ने संचार में क्रांति ही ला दी है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर सिर्फ 1 सेकंड में संचार भेज सकता है। बहुत से ऐप जैसे कि फेसबुक, टेलीग्राम, इसी प्रकार व्हाट्सएप, यह संचार के बहुत अधिक प्रचलित ऐप हैं। अब है संचार। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच जानकारियों के आदान प्रदान को संचार कहा जाता है। संचार के साधनों में जैसे मोबाइल फोन या पत्र है। मतलब जब दो लोग कम्युनिकेशन करते हैं तो उसको क्या कहा जाए? उसको कहा जाएगा संचार। एक है जनसंचार। जनसंचार मतलब होता है कि यहाँ पर एक व्यक्ति है, यह एक भाषण दे रहा है तो यहाँ पर बहुत अधिक व्यक्ति उसको सुन रहे हैं। मतलब एक व्यक्ति का बोलना और बहुत अधिक व्यक्ति का सुनना, इसको कहा जाता है जनसंचार। जैसे कि प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाने वाला भाषण, उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा? उसको रखा जाएगा जनसंचार। जनसंचार एक स्रोत से अनेक व्यक्तियों के बीच जानकारी पहुंचाने की प्रक्रिया को जनसंचार कहा जाता है। एक व्यक्ति यहाँ से माइक से बोलता है और यहाँ पर पूरी जनता इसको सुनती है। जनसंचार के साधन में जैसे टीवी, रेडियो, इंटरनेट आदि आते हैं। रेडियो या टीवी पर बहुत अधिक मात्रा में प्रसारण किया जाता है, जिसको बहुत अधिक मात्रा में पूरे देश या पूरी दुनिया में उसका प्रसारण करते पूरी दुनिया में सुना या देखा जाता है।
जैसा मोबाइल फोन, टेलीफोन, लैपटॉप, इस पर टेबलेट, पीसी, ये किसके उदाहरण है? यह जनसंचार के ही उदाहरण है। अब है ज्ञान आधारित बाह्य स्रोत। यह सूचना प्रेरित ज्ञान का बाह्य स्रोत है जिसमें विशेषज्ञता, किसी विशिष्ट ज्ञान या कौशल की आवश्यकता होती है। इसमें उच्च श्रेणी के कुशल कर्मी संलग्न होते हैं, जैसे ई लर्निंग, अनुसंधान, रिसर्च और विकास प्रक्रिया, रिसर्च एंड डेवलप। इस ज्ञान आधारित वह स्रोत होते हैं जिनमें कोई भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है तो उस प्रोडक्ट को बनाने में बहुत अधिक स्किल लेबर की आवश्यकता होती है। उसी स्किल लेबर को कहा जाता है ज्ञान आधारित उद्योग। जैसे कि ई लर्निंग, जैसे कि कोई एक उदाहरण है, जैसे कि फ्यू की एजुकेशन है। अब यह फ्यू की एजुकेशन है। अब इस फ्यू की एजुकेशन के ऐप को बनाना है और स्टूडियो से क्लासों को संचालित करना है, तो इसके लिए बहुत अधिक हाईटेक की आवश्यकता पड़ेगी। इस ऐप को बनाने के लिए एक स्किल व्यक्ति या स्किल पर्सन की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार से स्टूडियो को चलाने के लिए बहुत अधिक स्किल व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। इसको ऑन कर सकते, इसको ऑफ कर सकते, किसी भी प्रकार की त्रुटि को सुधार सके, कैमरा को सटीक रख सके, यहाँ पर जो लाइटें लगी हैं इसको अच्छे से संभाल सके। तो इस प्रकार से देखा जाए कि यह सूचना प्रेरित ज्ञान का बाह्यतम स्रोत है जिसमें विशेषज्ञता, किसी विशिष्ट ज्ञान या कौशल की आवश्यकता होती है। इसमें किसी भी एक विशिष्टता ज्ञान की आवश्यकता है। जैसे कोई आईटी सेक्टर में तो उसे आईटी का ज्ञान होना चाहिए। यदि कोई वकील है तो उसे बहुत अधिक वकीलता में ज्ञान होना चाहिए। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति ई कंटेंट बना रहा है या ई लर्निंग कर रहा है तो उसको कंप्यूटर से लेकर पीसी से तक लेकर मदरबोर्ड तक का पूरे से अच्छा ज्ञान होना चाहिए। इसको कहा जाता है ज्ञान आधारित बाह्य स्रोतन। अब है चतुर्थक सेवाओं को ज्ञान उन्मुखी सेक्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बहुत अधिक हाई स्किल लेबर होते हैं, बहुत अधिक दिमागदार लोग होते हैं, इसलिए इसको ज्ञान उन्मुख कहा जाता है। क्योंकि इसी में R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कार्य किया जाता है। शोध कार्य, बड़े बड़े शोध कार्य इसी के द्वारा किए जाते हैं। चतुर्थक सेवाओं के अंतर्गत कर्मचारियों के विशिष्ट ज्ञान का उपयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह ज्ञान उन्मुख सेक्टर है। इसमें किसी भी कर्मचारी के बहुत अधिक दिमाग का उपयोग किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति रिसर्च करता है तो वह प्राइमरी डाटा को ढूंढेगा, सेकेंडरी डाटा को ढूंढेगा और बहुत अधिक दिमाग लगाकर उस रिसर्च को करेगा और कोई भी समस्या है उसका समाधान करेगा अपने दिमाग के द्वारा। दूसरा है प्राथमिक एवं द्वितीय सेक्टर में तो बड़ी संख्या में चतुर्थक में सेक्टर की तरफ सेवाओं का प्रतिस्थापन हुआ है। सेवाओं में वृद्धि अर्थव्यवस्था के विकास विकसित होने पर प्रतीत है। एक ही प्रकार का काम तृतीय या चतुर्थक सेक्टर में हो सकता है। धीरे धीरे जो देश हैं वह चतुर्थक सेक्टर में बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि इनमें डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अधिक होती है और जो बहुत अधिक स्किल लेबर होते हैं, जिनके पास बहुत अधिक स्किल होती है या बहुत अधिक प्रतिभाशाली होते हैं, वही इस चतुर्थक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जो कम प्रतिभाशाली होते हैं उनको तृतीय क्षेत्र और जो अनपढ़ लोग होते हैं उनको क्या कहा जाए, उनको प्राइमरी सेक्टर में रख दिया जाता है। जैसे अध्यापक तृतीय श्रेणी में, किंतु यदि कोई अध्यापक नवीन शिक्षण पद्धति के काम को, जैसे कि अध्यापक ने कोई रिसर्च कर दी बहुत अधिक और कोई शोध कार्य कर दिया जो सरकारें नहीं कर सकती, तो वह चतुर्थक श्रेणी में आ जाएगा। संलग्न होकर किसी प्रकार का आविष्कार करता है तो वह चतुर्थक श्रेणी में शामिल हो जाएगा। जैसे भी कोई खोज रिसर्च है जो अब तक कोई नहीं कर पा रहा, वह पढ़ाते पढ़ाते अध्यापक ने उसको सॉल्यूशन कर दिया, उसका रिसर्च कर दिया, तो वह अपने दिमाग से किया, इसलिए उसको चतुर्थक श्रेणी में रखा जाए। क्योंकि वह एक ज्ञान प्राप्त हो चुका है, वह एक विशिष्टीकृत व्यक्ति बन चुका है। अब है द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलापों में प्रमुख अंतर। इनमें प्रमुख अंतर क्या है? द्वितीयक क्रियाकलापों में उत्पादन, तकनीकी, मशीनरी एवं फैक्ट्री के प्रबंधन से प्रभावित होता है। मतलब कि द्वितीयक क्रियाकलाप में प्रोडक्शन किया जाता है, प्रोडक्शन में तकनीकी का उपयोग किया जाता है, मशीनरी का उपयोग किया जाता है
फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों का उपयोग किया जाता है, मतलब कुछ ना कुछ वहां पर विनिर्माण किया जाता है। जबकि एवं उत्पादन के रूप में कोई वस्तु होती है, जबकि यहाँ से कोई प्रोडक्ट बनेगा सेकेंडरी में, जैसे कि यहाँ से गेहूं है, गेहूं से यहाँ पर एक बिस्किट का निर्माण कर दिया जाएगा। जबकि तृतीय क्रियाकलापों में उत्पादन कर्मियों की विशिष्टता, जबकि अपन इसमें तृतीय क्रियाकलाप में देखते हैं कि कोई लेबर कितना स्किल है, कोई व्यक्ति बिस्किट बना रहा है तो वो कितनी सफाई से बिस्किट बना लेता है, कुशलताओं उसमें उस व्यक्ति में कितना ज्ञान है, उसमें कितना अनुभव है, इसके आधार पर होता है। एवं उत्पादन परिश्रमिक के रूप में होता है। मतलब द्वितीय क्रियाकलाप में तो सिर्फ उत्पादन देखा जाता है, कितना उत्पादन हुआ है, जबकि तृतीय क्रियाकलाप में लेबर को देखा जाता है कि लेबर के पास कितनी स्किल है, लेबर के पास कितना अनुभव है, लेबर के पास कितना कुशलता है, लेबर की उस कार्य को करने में कितनी विशिष्टता है, इसको आधार मानकर देखा जाता है। यही अंतर है द्वितीय क्रियाकलाप और तृतीय क्रियाकलाप के अंतर। द्वितीय क्रियाकलाप में तो यह देखा जाता है कि किसी भी वस्तु का कितना प्रोडक्शन हुआ है, जबकि तृतीय क्रियाकलाप में यह देखा जाता है कि किसी भी व्यक्ति में कितनी स्किल पावर है और कितना उसमें अनुभव है, कितनी उसमें कुशलता है, कितना उसमें ज्ञान है, जो उस प्रोडक्शन को बना सकता है। तो प्रोडक्शन बना वो तो द्वितीय में चला गया, लेकिन जो व्यक्तिगत अनुभव है, व्यक्तिगत ज्ञान है, यह तृतीय में आ जाता है। ये अब है होम शेयरिंग। होम शेयरिंग मतलब होता है वर्क, कह सकते हैं इसको वर्क फ्रॉम होम। किसी कंपनी द्वारा अपने कर्मियों को घर बैठकर काम करने की सुविधा प्रदान करना होम शेयरिंग है। मतलब कोई कंपनी अपने क्लाइंट को घर बैठे के ही सभी सुविधाएं या कार्य करवाए, उसी को कहा जाता है होम शेयरिंग। किसी कंपनी के द्वारा अपने कर्मियों को घर बैठकर काम कराने की सुविधा प्रदान होम शेयरिंग है। यह सूचना प्रकरण, मतलब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय है जो इंटरनेट से जुड़े होते हैं और अधिक प्रचलित होते हैं। होम शेयरिंग मतलब होता है कि ये कंपनी है, अब कंपनी ने कोई भी एक प्रोजेक्ट ले लिया, अब उस प्रोजेक्ट की इसने हायरिंग की और इसने कह दिया कि घर पर ही बैठकर लोग कार्य करेंगे। तो घर पर ही बैठकर लोग कार्य कर रहे हैं अपने अपने घर पर बैठकर, और उन्होंने जो कार्य किया उसको एक कंपनी के द्वारा को वापस सौंप दिया। इसी को कहा जाता है होम शेयरिंग, वर्क फ्रॉम होम। घर से ही कार्य का किया जाना ही क्या है, होम शेयरिंग। अब नेक्स्ट है श्रृंखला भंडार। एक भंडार चलाने के लिए अनुभवों के अन्न भंडार पर लागू करके अनेक जगह अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान चलाना श्रृंखला भंडार है। मतलब कि यह है कि किसी भी व्यक्ति ने सबसे पहले अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से किसी भी चीज को अचीव कर लिया, तो वह व्यक्ति किसी भी स्थान पर उस चीज को चला सकता है। जैसे कि एक व्यक्ति है, इसने यहाँ एक आईटी कंपनी खोली। अब आईटी कंपनी खोली, इस आईटी कंपनी ने इसने 10 लेबर को या 10 स्किल पर्सन को रखा, तो इसने तो यह सीख गया कि यह कंपनी कैसे शुरू होती है। अब यह कंपनी इसने कहा खोली बेंगलुरु, तो यह कंपनी अब वह दिल्ली भी खोल सकता है, मथुरा भी खोल सकता है, आगरा भी खोल सकता है, ग्वालियर भी खोल सकता है, कहीं पर भी वह खोल सकता है। तो इसी में यह कहा गया कि एक भंडार चलाने के अनुभव को, व्यक्ति ने अब अनुभव को प्राप्त कर लिया है, अन्न भंडार पर लागू करके अनेक जगह अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान चलाना श्रृंखला भंडार है। मतलब किसी भी व्यक्ति ने एक जगह को फैक्ट्री को खोला या आईटी हब को खोला, अब उसने वह ज्ञान को अर्जित कर लिया, अब वह अपने ज्ञान से दिल्ली, बंबई, कोलकाता, चेन्नई, कहीं पर भी वैसे ही इंस्टीट्यूट या वैसे ही फैक्ट्री या वैसे ही हब को स्थापित कर सकता है। इसी को कहा जाता है श्रृंखला भंडार। अब है अंकीय विभाजन। व्हाट इज द अंकीय विभाजन क्या है? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों का वितरण पूरे ग्लोब पर असमान रूप से वितरित है।
सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा सभी देशों की समान पहुंच नहीं है। विकसित देश इस दिशा में आगे बढ़ गए हैं जबकि विकासशील देश पिछड़ गए। इसी को अंकीय विभाजन कहा जाता है। अंकीय विभाजन मतलब यह है कि जिस व्यक्ति को कंप्यूटर या जिस व्यक्ति को आईटी का नॉलेज है और जिस व्यक्ति को आईटी का नॉलेज नहीं है या जिस व्यक्ति को कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, तो इन दोनों के बीच में यह है व्यक्ति ए जिसको कंप्यूटर का नॉलेज है, यह एक व्यक्ति है बी जिसको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है। इन दोनों के बीच में जो है खाई है, इसी को कहा जाता है अंकीय विभाजन। एक तरफ तो बहुत अधिक मात्रा में लोग डेवलप्ड हैं और बहुत अधिक मात्रा में स्किल पढ़े लिखे हैं, और एक मात्र स्किल इस लाइन के इस तरफ लोग अनपढ़ हैं जिनको कुछ कंप्यूटर ही चलाना नहीं आता। तो इस एरिया में कौन लोग आएंगे? इस एरिया में विकसित देश आएंगे, जबकि इस क्षेत्र में विकासशील देश आएंगे। इसी में यह कहा गया कि विकसित देश इस दिशा में आगे बढ़ गए जबकि विकासशील देश पिछड़ गए। इसी को अंकीय विभाजन कहा जाता है। अंकीय विभाजन आना और ना आना के बीच में जो दीवार होती है उसी को कहा जाता है अंकीय विभाजन। देशों के भीतर अंकीय विभाजन। अब देशों के भीतर अंकीय विभाजन कैसा? जैसा कि भारत है, जैसा कि जो दक्षिण वाला एरिया है बहुत अधिक डेवलप्ड एरिया है, जबकि जो उत्तर वाला एरिया है ये बहुत कम डेवलप्ड एरिया है। इसी कारण से एक देश में भी अंकीय विभाजन हो सकते हैं। दक्षिण वाला एरिया तो बहुत डेवलप्ड है जबकि उत्तर वाला एरिया कम विभाजक है। इसी को कहा जाएगा देश के भीतर अंकीय विभाजन। अब इसको पीपीटी में देखा जाए, देश के भीतर अंकीय विभाजन दिखाई देता है। उदाहरण के लिए भारत और रूस के अलग अलग भागों में इस प्रौद्योगिकी के विकास में काफी अंतर पाया जाता है। देश के बड़े नगरों महानगरों में सूचना और संचार के प्रौद्योगिकी की भरपूर सुविधाएं उपलब्ध होती है, जबकि ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में उस सुविधा से वंचित रहते हैं। और भी देखा जाए जैसे कि शहरी क्षेत्र में सभी प्रकार की संचार सुविधाएं, सभी प्रकार की तकनीकी सुविधाएं, टेक्नोलॉजी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र या दुर्गम क्षेत्र जैसे घने जंगल, घने वन, इनमें यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती। इसी को कहा जाता है अंकीय विभाजन। एक तरफ तो शहरों और महानगरों में बहुत अधिक मात्रा में सुविधाएं उपलब्ध हैं और एक तरफ सुविधाएं उपलब्ध ही नहीं है, तो उपलब्ध होना और ना उपलब्ध होना, इन्हीं के बीच में जो विभाजन हो जाएगा एक देश में, उसी को कहा जाएगा देशों के भीतर अंकीय विभाजन। तो इस प्रकार अपन ने देखा कि चतुर्थक क्रियाकलाप वे क्रियाकलाप होते हैं जो विशिष्ट परामर्शदाताओं के द्वारा ही संचालित किया जाते हैं और उन्हीं के द्वारा ही निर्मित और उन्हीं के द्वारा ही आगे चलाए जा सकते हैं। यह विकसित देश की निशानी होती है। तो इसी प्रकार से डेप्थ में पढ़ने के लिए हमारे फ्यूपी एजुकेशन की ऐप को अभी डाउनलोड कीजिएगा और हमें बताइएगा कि और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और वीडियो पर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।